हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिट्यूब में। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बेनाइन बेनाइन का मतलब क्या होता है? बेनाइन कैंसर जो होता है दो टाइप का होता है। एक जो होता है मेलिग्नेंट जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है तो ये बॉडी के सारे हेल्दी सेल को क्या करता है कि जल्दी से जल्दी इफेक्ट करके उसको भी कैंसर सेल में कन्वर्ट करते चल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। और दूसरा होता है बेनाइन। बेनाइन जो है अभी तक ये कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट आगे जाके हो सकता है, कैंसर सेल में कन्वर्ट होने की संभावना है, वही होता है बेनाइन। प्रोस्टेट जो प्रोस्टेट इज आल्सो नोन एज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, और इसका दूसरा नाम है हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी BPH जो होता है ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है इट इज नोन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। ये कि अभी कैंसरस फॉर्म में नहीं है, बस ये क्या हुआ, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका इनलार्ज हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है अपना छोटे साइज से। जैसे कि ये हमारा किडनी है, ये हमारा यूरेटर है और ये हमारा ब्लाडर है। ब्लाडर उसे कहते हैं जो कि पेशाब की थैली होती है। तो ब्लाडर के जस्ट नीचे होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसी का क्या हो जाता है कि ये नॉर्मल साइज से ये बड़ा हो जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लाजिया। इट काउज ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि ये जो पेशाब की थैली है, मूत्राशय है, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, पेशाब के रास्ते हैं, उसमें भी ये क्या करती है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और हमारी किडनी में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। किस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? मानिए जो ये हमारा प्रोस्टेट है ये बड़ा हो गया है, ये प्रोस्टेट क्या हो गया, बड़ा हो गया। और क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि DHT जो होता है, DHT होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और इसका क्या हो गया कि एक्युमुलेशन हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में ये जमा होना स्टार्ट हो गया। जो ये हार्मोन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जमा होना स्टार्ट हो गया। जब ये जमा होना स्टार्ट हो गया तो ये होगा, इस तरह से बड़ा होना है। जब ये बड़ा होना स्टार्ट हुआ तो जितना बड़ा हो रहा है इतना ज़्यादा ये पेशाब के रास्ता को भी ये क्या कर रहा है कि क्लोज करते जा रहा है दिन प्रतिदिन। अगर ये क्लोज करते होगा नहीं अच्छे से, पेशाब पूरा का पूरा बाहर निकल नहीं पाएगा, रास्ता में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, क्या रुकावटें पैदा हो गई, जिसके कारण पेशाब अगर शरीर से बाहर एक्सक्रीट नहीं होता है तो क्या होगा कि ब्लैडर में जमा रहेगा, और ब्लैडर में ज़्यादा समय तक अगर यूरिन जमा रहता है क्या होगा कि इन्फेक्शन काउज करेगा। इन्फेक्शन के कारण क्या होगा कि सिस्टाइटिस हो जाएगा, यानी पेशाब की थैली जो है ब्लैडर है उसमें भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। दूसरा जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इसमें हमेशा पेशाब आते रहता है और जगह कम है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद है किडनी प्रॉब्लम्स। अगर ब्लैडर में पेशाब हमेशा भरा रहता है और ये बाहर निकल नहीं पाता है तो रिटर्न में कहाँ जाएगा, यूरेटर से होते हुए किडनी में जाएगा, ये पेशाब यूरेटर से होते हुए क्या जाएगा, किडनी में जाएगा। और किडनी में जब पेशाब जमा होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी किडनी भी ये डायलेशन, किडनी का भी डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। किडनी भी क्या होगी कि नॉर्मल साइज से ये बड़ी हो जाएगी। और अगर किडनी में जो होता है कि यूरिन जमा होने लगता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो पेशाब की रास्ता है, उसमें भी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें भी इन्फेक्शन काउज कर रहा है। तो इस तरह क्या होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना ये हमारी पूरी यूरिनरी सिस्टम को ऐसी तैसी करके रख देती है। उसके बाद है बिगिंस इन ए मेन 30 एंड मोस्ट कॉमनली काउज सिम्टम्स आफ्टर 50। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज होना 30 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट इसका सिम्टम्स जो देखने को मिलता है आफ्टर 50, जब व्यक्ति जो होता है 50 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है, जो पुरुष 50 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है, उसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है।
और अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बड़ा हो जाता है, उसका देखते हैं हार्मोनल थ्योरी, किस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि ये इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ये बड़ा होना अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एडवांस एज सीरम टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू डिक्रीज बट एस्ट्रोजन लेवल रिमेन्स नॉर्मल। जो होता है कि एडवांस एज में क्या होता है कि बढ़ते एज के साथ क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है घटते चला जाता है, बट एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है। BPH काउज ड्यू टू इम्बैलेंस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन द ब्लड। क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन है इसका क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि BPH इज ड्यू टू एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, और इसके कारण क्या होता है कि BPH का ड्यू टू एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि ये BPH काउज होता है। ब्लड में मेन है कि इम्बैलेंस क्या हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के कारण BPH काउज करता है। उसके बाद इसका मेन काउज की बात करते हैं। वो काउज जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट। जो क्या होता है कि जो जमा हो जाता है क्या DHT डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या होता है एक्यूमुलेशन होने लगता है कहाँ, प्रोस्टेट में। इट काउज प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है और यूरेथ्रा नेरो हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा, वो बड़ा होगा चारों तरफ से बड़ा होना स्टार्ट होगा, चारों तरफ से डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा उसका जितना सरफेस एरिया है, जिसके कारण जो पेशाब की रास्ते हैं, जो ये पेशाब की रास्ता है इसको भी क्या करेगा कि ये पतला धीरे धीरे नेरो होते चले जाएगा, पतला होते जाएगा, जिसके कारण इट काउज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। जिस फ्लो से यूरिन आना चाहिए उस फ्लो से नहीं आकर यूरिन में रुकावटें पैदा कर रही है। यूरिनेट करने में क्या होता है उस व्यक्ति को रुकावटें पैदा हो रही है। तो चलिए आप जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका साइन और सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। तो BPH का सिम्टम्स क्या होगा, तो फर्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो बार बार ब्लैडर खाली करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्लैडर भरा हुआ है तो क्या करो बार बार पेशाब करने के लिए जाएगा, क्योंकि जो पेशाब जो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है एवॉइड करने में, पेशाब बाहर नहीं आ रहा, जिसके कारण वो क्या कर रहा है बार बार जो है ब्लैडर को खाली करने की कोशिश कर रहा है, पेशाब करने के लिए बार बार जा रहा है। उसके बाद है फ्रीक्वेंट अर्ब टू यूरिनेट, जो क्या हो रहा है कि उसको बार बार इच्छा हो रही है, बार बार 15-15 मिनट पर पेशाब करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ब्लैडर उसका तो खाली नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो बार बार उसकी इच्छा हो रही है पेशाब करने के लिए और बार बार वो पेशाब करने के लिए जाता है। हर 15-15 मिनट पर वो पेशाब करने के लिए जाता है, क्योंकि ब्लैडर तो खाली हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रास्ते में रुकावट आ गई है। वीक एंड इंटरप्टेड यूरिन स्ट्रीम, क्या होगा कि यूरिन स्ट्रीम जो यूरिन का फ्लो है वो क्या होगा वीक होगा, क्योंकि बीच में ही रुकावट आ गई है, रास्ता उसका खाली है नहीं। ओवरफ्लो के कारण क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत आता है लेकिन उतना ओवरफ्लो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वीक रहता है। उसके बाद स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, ये क्या है कि स्ट्रेनिंग यूरिनेट मतलब वो क्या कर रहा है कि दबाव दे रहा है, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है कि ब्लैडर कोशिश कर रहा है, ब्लैडर अपना दबाव देकर चाह रहा है कि ब्लैडर पेशाब की थैली खाली हो जाए, लेकिन खाली नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो यूरिनेट करने में वो दबाव देकर जो होता है कि प्रेशर दे देकर क्या होता है कि यूरिन बाहर करने की कोशिश करता है, व्यक्ति पेशाब करने की कोशिश करता है। BPH का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जब पेशाब जो क्या ब्लैडर से यूरिन खाली हो ही नहीं रहा है, पेशाब की थैली से पेशाब खाली नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं बाहर आ रहा है शरीर से, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। इसमें है इनेबिलिटी टू यूरिनेट, क्या हुआ पेशाब करने के लिए जो व्यक्ति है वो कैपेबल है ही नहीं। दूसरा है ब्लैडर एवं किडनी डैमेज, ब्लैडर एवं किडनी डैमेज इसलिए होगा जो क्योंकि क्या होता है कि यूरिन जो होता है कि जो पेशाब की थैली में जमा हो रहा है, पेशाब की थैली में जमा होने के कारण क्या होता है कि पेशाब सड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका ब्लैडर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और किडनी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, हमारी किडनी कितनी होती है 2 होती है।
ये हमारी किडनी है और किडनी से जुड़ा रहता है हमारा ब्लैडर। किडनी से यूरेटर तो आता है, उसके बाद यूरेटर जो होता है वो ब्लैडर में खुलता है। यूरेटर क्या होता है? ब्लैडर में खुलता है। इस तरह से हमारा ये रहा ब्लैडर और ये हमारा रहा यूरेथ्रा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये रहा ब्लैडर जिसको कहते हैं पेशाब की थैली। ये हमारी किडनी, ये यूरेटर और ये जो होता है ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है। ब्लैडर, जहाँ से ब्लैडर का एंड होता है वहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा रहा यूरेथ्रा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी साइज में वृद्धि हो रही है, उसमें डीएचटी हार्मोन का एक्युमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ये जमा होते होते क्या होता है कि पूरा रास्ता को रोक लेता है। ये पूरा रास्ता में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, पूरे रास्ता को घेर लेता है। इतना बड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। जब इसमें रुकावट आ जाएगी, जब ये यूरिन जो है इस रास्ता से बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यूरिन हमारे ब्लैडर में क्या होगा, जमा होने लगेगा। और ज़्यादा समय तक यदि ब्लैडर में यूरिन जमा रहता है तो वो यूरिन सड़ने लगेगा। जब यूरिन, ये जो पेशाब है, सड़ना स्टार्ट होगा तो जिसके कारण क्या होगा कि सिस्टाइटिस होगा। ब्लैडर में इन्फेक्शन को, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। ब्लैडर में इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, काउज होगा सिस्टाइटिस। और क्योंकि किडनी तो क्या है, किडनी प्रोडक्शन में कम नहीं कर रही है, किडनी यूरिन बना रही है। जब किडनी यूरिन बना रही है तो इधर से भी यूरिन आ रहा है, तो ये ज़्यादा जो यूरिन हो रहा है, ये यूरिन डायरेक्ट रिटर्न क्या हो रहा है, हमारी किडनी में भी आ रहा है। ब्लैडर का यूरिन जो किडनी में भी चला जा रहा हो, और किडनी जो है यूरिन प्रोडक्शन कर रही है। इधर तो ऑलरेडी यूरिन पड़ा हुआ है, तो यूरिन जाएगा कहाँ, तो क्या हुआ कि जिसके कारण क्या हुआ, किडनी भी क्या होगा कि डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। किडनी भी डायलेट होना, किडनी भी क्या होगा कि बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि अभी मैंने डिस्कस की हूँ। और क्या होगा कि इसके अगर किडनी डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, किडनी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा यूरेटर भी डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, कि जिसके कारण यूरेटर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किडनी भी प्रॉब्लम्स करा रही है, ब्लैडर प्रॉब्लम्स पूरा करा रही है। तो जिसके ब्लैडर इन्फेक्शन को अभी आपने जाना कि जब यूरिन सड़ने लगता है तो ब्लैडर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण सिस्टाइटिस होता है। उसके बाद क्या होगा कि जब क्या होगा कि ब्लैडर में यूरिन हमेशा जमा रहेगा, किडनी में यूरिन हमेशा जमा रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आयंस रहते हैं। आयंस क्या होता है कि आयंस साल्ट में कन्वर्ट होता है, और क्या होता है कि वो साल्ट स्टोन में बन जाता है। तो ब्लैडर स्टोन का भी ये क्या करेगा कि ब्लैडर स्टोन भी काउज करेगा। क्या जब क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अपने साइज से, नॉर्मल साइज से, जिसके कारण क्या होगा कि ब्लैडर स्टोन ये काउज करेगा। उसके बाद है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस जो, क्योंकि यूरिन पूरा भरा हुआ है, जब यूरिन पूरा भरा हुआ है ब्लैडर में तो क्या हुआ, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो के कारण क्या हुआ, जो ब्लैडर अपना प्रेशर लगा रही है, प्रेशर लगाने के कारण थोड़ा थोड़ा यूरिन क्या होता है कि आते रहता है, बाहर आते रहता है, हमेशा यूरिन बाहर निकलते रहता है, शरीर से बाहर एक्सक्रीट थोड़ा थोड़ा करके एक्सक्रीट होते रहता है, उसको कहते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। क्या, यूरिन थोड़ा थोड़ा हर समय आते रहता है। तो इस तरह से इसका आपने जाना सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपने जाना है। तो चलिए अब जानते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। बीपीएच का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। इवेल्युएशन ऑफ मेल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिम्टम्स होते हैं उसको फाइंड करना है। टारगेटेड मेडिकल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल असेसमेंट करना है। एसेस सिम्टम्स सीवियरिटी, जो सिम्टम्स सीवियर है उसको एसेस करना है। उसके बाद इसका मेन जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है वो होता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। DRE होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि उंगली में जेली लगाकर पर रेक्टम के थ्रू क्या किया जाता है कि प्रोस्टेट को फील किया जाता है। अगर प्रोस्टेट का जो नोड्यूल है वो अगर सॉफ्ट है तो ये BPH है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। अगर प्रोस्टेट का जो नोड्यूल है वो हार्ड है तो ये प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। इसका मतलब हुआ अगर प्रोस्टेट का नोड्यूल जो है वो हार्ड है तो ये प्रोस्टेट कैंसर है। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट
जो रहेगा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो बीपीएच है। प्रोस्टेट नोड्यूल हार्ड कंसर्न फॉर प्रोस्टेट कैंसर, अगर वही प्रोस्टेट नोड्यूल जो होगा कि वो हार्ड रहेगा तो क्या होगा कि ये कैंसर को दर्शा रहा है, कैंसर कंसर्न कर रहा है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस करना है रूल आउट इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन वगैरह यूरिन का एनालिसिस करना है इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद यूरोफ्लो चेक करना है। यूरोफ्लो अगर 10 ml पर सेकेंड से यदि कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यूरिन का फ्लो जो है 10 ml पर सेकेंड से कम है तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद है यूरिन रूटीन एंड कल्चर। यूरिन रूटीन और कल्चर में क्या डायग्नोस करना है, टू डायग्नोस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई को डायग्नोस करना है। आरबीसी देखना है कि हेमिचूरिया के द्वारा तो ब्लड का लॉस तो नहीं हो रहा है, तो उसमें आरबीसी को देखना है। उसके बाद है सीरम क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट टू एसेस रीनल फंक्शन। क्या हो गया है कि जो ब्लाडर है, ब्लाडर में यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोस्टेट के कारण जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो रास्ता हो वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, रुकावटें पैदा हो गई, जिसके कारण क्या यूरिन हमेशा जमा रहने लगा ब्लाडर में, किडनी का यूरिन किडनी में जमा है जो बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है, टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि किडनी में ही जमा हो रहे हैं। सीरम क्रिएटिनिन ये सब टॉक्सिक हैं, जो कि इसको एसेस करना है रीनल फंक्शन को पता करने के लिए, रीनल फंक्शन जो है सही से काम कर रहा है या नहीं उसके लिए। उसका सीरम पीएसए का जांच करना है। पीएसए क्या होता है कि ये होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। यूजुअली जो नॉर्मल जो होता है ये होता है 2.5 to 4 नैनोमोल पर लीटर, बट स्लाइटली रेज्ड अगर क्या होगा कि 10 नैनोमोल पर लीटर से अगर ये ज़्यादा है, अगर 10 नैनोमोल पर लीटर से अगर ये ज़्यादा है तो ये प्रोस्टेट कैंसर है। अगर 10 नैनोमोल पर लीटर से अगर कम है, अगर उससे कम है तो ये क्या है कि ये प्रोस्टेट है, यानी ये बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है। उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री की बात करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री में जो कि टू मेजर द यूरिनरी फ्लो पैटर्न, मैक्सिमम फ्लो रेट लेस देन 10 ml पर सेकेंड इज रिगार्डेड एज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर क्या है कि 10 ml पर सेकेंड से अगर लेस देन है यूरिन का फ्लो अगर कम है तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन। एंड एवव 15 ml एज नॉर्मल, अगर 15 ml पर सेकेंड है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इस तरह से इसका डायग्नोस करेंगे, जिसमें इवेल्युएशन करेंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन को जांचेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, टारगेटेड जो हिस्ट्री होता है, उसके बाद सीवियर जो सिम्टम है उसको एसेस करेंगे। उसके बाद डीआरई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि रेक्टम में क्या करते हैं, पर रेक्टल क्या करता है, उंगली से क्या करता है उसमें जली लगा के उसको रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट को फील किया जाता है कि अगर प्रोस्टेट का जो नोड्यूल है अगर वो सॉफ्ट है तो ये बीपीएच है, यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है। अगर वो हार्ड हो जाएगा तो ये प्रोस्टेट कैंसर हो गया। उसके बाद यूरिन का एनालिसिस करते हैं रूल आउट इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन को जानने के लिए क्या करते हैं, यूरिन का एनालिसिस करते हैं। यूरिन का फ्लो जानते हैं कि अगर कितना रहेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, 10 ml पर सेकेंड से कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। उसके बाद है यूरिन रूटीन और कल्चर करते हैं कि उसका यूटीआई का इन्फेक्शन तो नहीं है, हेमेचूरिया तो नहीं हो रहा है। सीरम क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट का जांच करते हैं ताकि यूरिनल फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। सीरम पीएसए का जांच करते हैं, उससे ये पता लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या फिर नॉर्मल बीपीएच है, तो उसके बारे में सीरम पीएसए बताता है। जो 10 नैनोमोल पर लीटर से अगर कम है तो ये है बीपीएच है, अगर इससे ज़्यादा स्लाइटली रेज्ड है तो ये कैंसर हो सकता है। यूरोफ्लोमेट्री की बात करें तो अगर 10 ml पर सेकेंड से कम बता रहा है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, बीपीएच है। अगर उससे एभव है तो ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आपने जाना कि इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे करेंगे उसके बारे में आपने जाना है। तो चलिए आप जानते हैं बीपीएच के ट्रीटमेंट क्या होंगे, इसके मेडिकल मैनेजमेंट क्या होंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका सिम्टोमेटिक डायग्नोस्टिक हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जानते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में उसको क्या करेंगे, अल्फा ब्लॉकर जो होता है उस कैटेगरी के, अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी की मेडिसिन देंगे, जो कि सिलेक्टिव नेचर के जो होते हैं, सिलेक्टिव कैटेगरी का जो मेडिसिन है उसमें आता है टेम्सुलोसिन और एल्फुजोसिन। ये क्या करता है कि ब्लैडर का जो नेक होता है उसको रिलैक्स करता है, जिससे यूरिन पास आउट करने में क्या होता है कि सुविधा होती है, थोड़ा सा क्या होता है सहूलियत मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है।
दूसरा जो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर क्या करता है, ये क्या करता है कि ब्लैडर के नेक को भी क्या करता है कि जो इनलार्ज हो रहा है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है कि डीएचटी का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन को ये कर देगा, कम कर देगा। डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में ये बदलने ही नहीं देगा, क्योंकि इसी कारण क्या हो रहा है कि प्रोस्टेट का ग्रोथ हो रहा है, तो उसको कम करेगा। और ये इस कैटेगरी के जो मेडिसिन होते हैं वो होते हैं ड्यूटास्टेरॉइड। क्या होता है, ड्यूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड। और इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो और ज़्यादा पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, और क्या होता है कि उसका जो प्रोस्टेट है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लार्ज था। अब इस कैटेगरी के मेडिसिन देने से क्या होगा कि श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन थेरेपी में ड्यूटास्टेरॉइड कैटेगरी का भी मेडिसिन और टेम्सुलोसिन दोनों मिला के दिया जाता है, जो कि ओडी और एचएस पड़ता है। तो ये मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन थेरेपी जब चलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ब्लैडर का नेक भी रिलैक्स होता है, और जो प्रोस्टेट जो है वो भी क्या होता है कि श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या कर रहा है यूरिन का जो रास्ता होता है धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि यूरिन का फ्लो है वो सही से आना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को इससे ज़्यादा है, दिक्कत ज़्यादा है, इससे भी मेडिकल मैनेजमेंट से उसको राहत नहीं मिली, वो फिर भी परेशान है, तब उसका क्या किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट जो होता है कि टीआरपी किया जाता है। टीआरपी में क्या किया जाता है कि टीआरपी होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल का मतलब होता है कि यूरेथ्रा से होते हुए रिसेक्शन का मतलब होता है कट करना, और उसके बाद प्रोस्टेट का, यानी प्रोस्टेट का जो होता है कि रिसेक्शन करना होता है, कट करना होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। वहाँ पर क्या है कि प्रोस्टेट जो है उसका क्या है टिश्यू है, उसको क्या करना है, कट करके हटाना है, जिससे क्या होगा कि यूरेथ्रा का जो रास्ता है वो क्लियर होगा, और क्या होगा यूरिन सही से पास हो पाएगा। अगर क्या होगा कि ये ट्रांस यूरेथ्रा के थ्रू जो गया है, इससे भी क्या होगा, पेशेंट को पार नहीं लग रहा है, इससे भी उनको दिक्कतें हो रही है, इनसे भी उनका जो होता है कि यूरिन सही से पास नहीं हो रहा, उनको अभी भी दिक्कतें हैं, तो उसके बाद किया जाता है ओपन प्रोस्टेक्टोमी। उसके बाद क्या होता है, ओपन प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है, मतलब प्रोस्टेट को जो पेल्विस वाला एरिया होता है वहाँ प्रोस्टेट को उसको कट लगा के, उसके बाद प्रोस्टेट को फिर कट करके, उसके बाद अंदर से जो यूरिन का जो रास्ता है उसको खाली किया जाता है, उसको रिसेक्शन किया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन वाला जो रास्ता है वो क्या हो गया कि अब उसका क्लियर हो गया है। इसके अलावा रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी में क्या होता है कि रिसेक्शन कम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि रिसेक्शन इन्वेजिव प्रोसीजर जो होता है, इसमें रिसेक्शन जो होता है कि टिश्यू को कम काटना पड़ता है रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी में। इसमें दिक्कत पेशेंट को कम होता है। ये बहुत ज़्यादा नया तकनीक आ गया है, जिसमें क्या होता है रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी होता है कि हर जगह से इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसके बाद स्क्रीन पर सर्जन देखते रहते हैं कि और उसके बाद रोबोट से क्या होता है कि प्रोस्टेट को काटा जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत कम क्या होता है कि प्रोस्टेट को काटा जाता है और यूरिन का रास्ता भी क्लियर हो जाता है और पेशेंट को कठिनाई भी कम होती है, दिक्कतों का सामना भी कम करना पड़ता है। उसके बाद इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके क्या करते हैं, सिम्टम को रिलीफ कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो आपके सिम्टम्स में क्या होगा, कुछ हद तक रिलीफ हो जाएंगे। जिसमें क्या करना है, अवॉइड एंटीहिस्टामिन एंड डिकॉन्जेस्टेंट्स। एलर्जी की जो भी दवाई होती है उसको क्या करना है कि आपको नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, डोंट ड्रिंक फ्लूइड बिफोर बेड टाइम। जब आप सो रहे हैं, सोते समय आपको क्या करना है कि पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपको रात भर पेशाब लगेगा, रात भर आपका क्या होगा कि ओवरफ्लो होगा, आपका ब्लड पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपको पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ेगा और आपका पेशाब भी नहीं होगा क्योंकि आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, आपका यूरिन का रास्ता में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सही से आपका ब्लैडर भी खाली नहीं हो रहा, जिसके कारण आपको रात भर परेशानी हो सकती है। इसलिए रात में क्या करना है कि आपको पानी पीकर नहीं सोना है। उसके बाद अवॉइड एल्कोहल एंड कैफिनेटेड, एल्कोहल वगैरह आपको रात में एल्कोहल का अवॉइड करना है, इसको आपको नहीं लेना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। BPH क्या होता है, इसके काउज क्या थे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या थे और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या था, उन सब के बारे में आपने जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।